आज के क्लास में हम लोग आते हैं जीव विज्ञान से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो सामान्य ज्ञान में विज्ञान के प्रश्नों के रूप में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहला, साइटोलॉजी क्या कहलाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? हरितगृह प्रभाव कहते हैं इसको हिंदी में। या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण जो तापमान बढ़ता है, जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आती है, इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। एड्स होता है विषाणु से। कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? हाइड्रा एक ऐसा जीव है, इसमें ब्लड तो नहीं होता है लेकिन सांस लेते हैं। और भी बहुत सारे जीव हैं, एक्चुअली ये विकल्प में दिए होते हैं। हाइड्रा, इसमें से आपका सिलेक्शन आप कर सकते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। वृद्धि हार्मोन बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में या कहें मजदूर में, जो जहाँ सीमेंट का डस्ट उनके नासिका गुहा से होते हुए फेफड़े में जमना शुरू होता है। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? तो आयोडीन के कारण। ताजमहल दुष्प्रभावित होता है एसिड रेन के कारण। अम्ल वर्षा होता है कि जब वर्षा जल के साथ अम्ल भी अगर नीचे जमीन पे आ गया तो उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। वायुमंडलीय जो प्रदूषक हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो गैस है, यही ऊपर में उचित तापमान और रासायनिक अभिक्रिया के ये जो भी आवश्यक शर्तें हैं उसको यदि पूरा कर लेती हैं तो वहाँ पे अस्थायी या फिर अस्थायी अम्ल का निर्माण होता है, जो वर्षा जल के साथ धरती पे आ जाती है। इसी को अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए खुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की, जिसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी आप सुनते हो, BOI, वो यही है। BOD कहते हैं उसको, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि जितनी ऑक्सीजन है उतनी है या नहीं। कभी कभी आप सुनेंगे कि पौधे में यदि किसी जलाशय में जलकुंभी की मात्रा ज़्यादा हो गई है, फिर वहाँ के उसमें जो भी जंतु रहते हैं, मछली वगैरह, वो सब मरने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि मछलियाँ तो बाहर से ऑक्सीजन ले नहीं रही है, वो जल में घुली तो ऑक्सीजन को ही सांस के रूप में लेती है। तो जलकुंभी अधिकाधिक ऑक्सीजन का उपभोग कर ले रहा था, तो उसको हटाने के बाद वो पर्याप्त ऑक्सीजन फिर जल में आया, तभी मछलियां जिंदा रह पाई। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206। इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है। जल में घुलनशील विटामिन, वो एक्चुअली विकल्प दिया हुआ था क्वेश्चन में, वहीं से लिया गया है। उसमें विटामिन सी, जानते होंगे कि विटामिन A, D, E और K ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। इसलिए हमको अपने आहार में थोड़ी मात्रा वसा की रखनी पड़ती है, ठीक है, ताकि वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए। इंसुलिन का शिकार किसने किया था? इंसुलिन का शिकार नहीं किया, आविष्कार है, गलत टाइप हो गया है। इंसुलिन का आविष्कार FG बेंटिंग ने किया था। FG बेंटिंग। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4, पता होगा, अलिंद और नीले। फिर अलिंद को बांटते हैं बायां अलिंद, दायां अलिंद। नीले को बांटते हैं बायां नीले, दायां नीले। इस तरह से बायां अलिंद, बायां नीले, दायां अलिंद, दायां नीले, और 4 व्यस्म हो जाते हैं, ठीक है। व्यस्म या चैम्बर्स कहते हैं उसको।
सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो ए बी। ये हम एक दिन और डिस्कस किए थे कि ब्लड ग्रुप ए जो है वो ए वाले को दिया जा सकता है, ए बी वाले को दिया जा सकता है। ब्लड ग्रुप बी बी वाले को दिया जा सकता है, ए बी वाले को दिया जा सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी को दिया जा सकता है सिर्फ, और ओ ए को भी दिया जा सकता है, बी को भी दिया जा सकता है, ओ को भी दिया जा सकता है, ए बी को भी दिया जा सकता है। तो इससे अब क्या निष्कर्ष निकालें कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले को किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जा सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही कहा जा सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसेप्टर। और ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है वह किसी को भी दिया जा सकता है। वो ब्लड ग्रुप वाले का जो ब्लड है वह ए को भी जा सकता है, बी को भी जा सकता है, ओ वाले को भी जा सकता है और ए बी को भी जा सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है। हो गया। अगला है कि नवजात शिशु में हड्डियां कितनी होती है? 300 की। धीरे धीरे वो जोड़ते जोड़ते बाकी हड्डियां जुड़ जाती है और 206 बच जाता है वयस्कों में। पृथ्वी पर विशालतम पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग, अभी जीवित अवस्था में है। बाकी पक्षियां भी रही होंगी जो एक्सटिंक्ट हो गई, विलुप्त हो गई। मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है, ये पता है कि रक्त क्षारीय होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन खाद्य पदार्थों से संबंधित कुछ वीडियो हम डाले हुए हैं, एक और वीडियो आपका डिटेल रहेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और सब विटामिन और खनिज लवण से होने वाली कमी और उससे होने वाले रोग, चूंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और विटामिन में सबका रासायनिक नाम ये हम लाएंगे अगले वीडियो में। मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकलिप्टस का पौधा विश्व का सबसे लंबा पौधा होता है। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? गुंजन पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। फूल के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, सबके अध्ययन को, फल के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये सब एक अलग वीडियो में हम दिए हुए हैं। दूध का दही में जमने के कारण लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। जुकाम का कारण विषाणु है जो फ्लू होता है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। बांस बहुत तेजी से बढ़ता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस कब किया जाता है? जब जैसे हमारे बॉडी में प्यूरिफिकेशन का काम करता है कौन? किडनी। जब किसी का किडनी डैमेज हो जाता है तो हमारे जो नेचुरल फिल्ट्रेशन है, यूरिक एसिड बनता, यूरिया बनता, जो भी वर्ज्य पदार्थ बनते हैं, खासकर प्रोटीन के पाचन में ज्यादा बनते हैं, तो ये वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन यदि नहीं हो पाएगा प्रॉपर, क्या होगा? शरीर फूल जाएगा। ये आप समझिए कि यूरिक एसिड यदि हमारे ज्वाइंट में आके जमा हो जाएगा तो फिर हमको ज्वाइंट पेन शुरू हो जाता है। हम ज्वाइंट को ठीक से उठा नहीं पाते हैं, पेन करता है। कंडीशन को गाउट डिजीज कहते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ आर्थराइटिस है गाउट डिजीज। तो क्या करता है हमारा किडनी? जो भी एक्स्ट्रा चीज है जो बॉडी के लिए हानिप्रद है सबको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। लेकिन जिसका किडनी डैमेज है और उसके बॉडी में भी तो ये जो इम्प्यूरिटीज हैं वो बन रहे हैं, विषाक्त पदार्थ बन रहे हैं, तो इन बॉडी को इसको बाहर निकालना आवश्यक है। तो बाहर निकालने के लिए जब किडनी काम नहीं करता है तो एक आर्टिफिशियल यंत्र होता है, उस
यंत्र से क्या करते हैं, पूरे बॉडी का ब्लड उसमें डालते हैं, उसमें फिल्टर होता है, फिर शुद्ध ब्लड, प्यूरिफाइड ब्लड पुनः बॉडी में आता है। इसी को डायलिसिस कहते हैं। प्याज में क्या खाया जाता है, तना खाद्य पदार्थ होता है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है, और तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है। समझ गए, न्यूरॉन और नेफ्रॉन एक जैसा मिलता जुलता है। जो बायोलॉजी ऑलरेडी अच्छे से पढ़े हुए हैं उनको तो खैर प्रॉब्लम ही नहीं है। जो बायोलॉजी पे भूल गए हैं या कम ध्यान दिए होंगे, वहाँ न्यूरॉन और नेफ्रॉन में तंत्रिका तंत्र की इकाई हो गई न्यूरॉन, जो संवेदनाओं को ग्रहण किया, और उत्सर्जन तंत्र की इकाई हो गई नेफ्रॉन। गुर्दे उत्सर्जन तंत्र का मुख्य भूमिका गुर्दा निभाता है, इसको किडनी आप कहते हैं, वही नेफ्रॉन है उसकी इकाई। बोमेन संपुट वगैरह जो होता है, ये सब नेफ्रॉन में पाया जाता है। डेंड्राइन ये सब न्यूरॉन में पाया जाता है। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है, तो शरीर में उष्मा की हानि न हो इसके लिए वसा काम करता है। आप देखेंगे कि जो दुबला पतला आदमी उसको खूब ठंडा लगता है, मोटा ताजा आदमी थोड़ा सा उसको ठंडा कम लगता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, तो कोयले की खान में जो कोयले का डस्ट है वो नासिका गुहा से चला जाता है, फेफड़ा में जम जाता है, और फेफड़ा फिर अवरुद्ध होने लगता है, क्योंकि कोयला का रंग काला होता है, ब्लैक होता है, इसलिए उस बीमारी को ब्लैक लंग होता है, फेफड़ा का नाम ब्लैक लंग या ब्लैक फुफ्फुस रोग हो जाता है। पित्त जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में, ठीक है, ये तो पता है, पित्ताशय में जमा होता है। और जो डक्ट जो कैरी करके लाता है पित्ताशय में, उसी को बाइल डक्ट कहते हैं। और बाइल डक्ट में उसको हिपैटिक डक्ट भी कहते हैं, और उसी वही जब फूल जाता है तो उस कंडीशन को हेपेटाइटिस कहते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण उसका रंग पूरा पीला तो नहीं होता, पेल येलो कहते हैं मूत्र के रंग को। यूरोक को न कोई पिगमेंट की वजह से ही रंग पकड़ता है, उसका रंग पीला होता है। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और लिपिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये सब पता होगा। वहीं जीन पाया जाता है जो आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। आईबीसी का काम क्या है, वह गैसीय विनिमय, ऑक्सीजन को लाना, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाना फेफड़ा तक। और डब्ल्यूबीसी का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। प्लेटलेट का काम है कि अगर बॉडी में कहीं जख्म हो जाए, कट जाए, ब्लड का फ्लो हो तो उसको क्लॉट करना, ये सब जानते होंगे। दिल का दौरा किस कारण से होता है, तो अगर रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाए, जैसे मान लीजिए कि ब्लड कहीं शॉर्ट पड़ जाए, खासकर जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल जानते होंगे 3 तरह का होता है, HDL, LDL, VLDL। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसमें LDL और VLDL अच्छा माना जाता है, और HDL जो है वो अच्छा, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वो अच्छा नहीं माना जाता। अगर वो बढ़ता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है कि जो आर्टरी है या जो वेन है उसमें वो जमा होने लगता है। जमा होने पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आप पाइप है, पाइप से पानी का फ्लो होगा, तो पानी का फ्लो होगा तो नॉर्मल फ्लो हो रहा है, लेकिन उस पाइप के अगर आप छिद्र को अपने उंगली से ढकने की कोशिश कीजिएगा, आधा ढक दीजिएगा, तो क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। और आप ढकते ढकते यदि पूरा उंगली दबा दीजिएगा तो उस पाइप से पानी निकलना बंद भी हो सकता है। तो इसी का यही होता है, जब HDL जमा होने लगता है, तो जमा होने से क्या होगा कि धीरे धीरे BP बढ़ना शुरू होता है। कभी कभी जब पूरा चॉक कर देता है उसको, तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो नहीं होगा, उसी को हार्ट अटैक कहा जाता है। लाल रक्त
रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन, हीम और ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बनाता है, हीम आयरन है, उसका रंग लाल होता है, इसी वजह से हीमोग्लोबिन का रंग भी लाल होता है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? तो मैग्नीशियम सहायक है क्लोरोफिल बनाने में। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट, तो जानते होंगे, जो बनाता है CO2 प्लस H2O, तो C6H12O6 प्लस 6O2 निकालता है। तो ग्लूकोज है जो अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। इंसुलिन उत्पादित होता है अग्नाशय द्वारा, है ना। उसको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपकाय। तो उसमें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो है पेनक्रियाज में पाया जाता है, अग्नाशय में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पित्ताशय अग्नाशय। तो वहां पे जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, उसमें एक अल्फा सेल होता है, बीटा सेल होता है। अल्फा एक इंसुलिन बनाता है, ग्लूकागॉन बनाता है। इंसुलिन का काम है कि ब्लड में यदि शर्करा की मात्रा अधिक है, ग्लूकोज की मात्रा अधिक है, तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ब्लड में एक निश्चित लेवल में ग्लूकोज मेंटेन रहे, ज्यादा हो कम हो जो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा यदि हो गया है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लूकागॉन इसका जस्ट रिवर्स काम करता है कि वो क्या काम करता है कि जो ग्लाइकोजन है, कभी हम खाना नहीं खाते हैं, फास्टिंग में होते हैं, या हमको टाइम नहीं मिला खाने को, हमको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, या हम जो खाना खाएं उसके हिसाब से हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी के लिए तो ऑक्सीजन के साथ साथ ग्लूकोज होगा तभी ना, कोशिकीय श्वसन के द्वारा एनर्जी वो मुक्त होगी एटीपी के फॉर्म में। तो आप ग्लूकोज ग्लाइकोजन क्या करेगा, वो ग्लूकागॉन क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन ऑलरेडी स्टोर्ड है हमारे बॉडी में, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या होगा कि बॉडी में ग्लूकोज जब आ जाएगा, सेल्स को ग्लूकोज मिल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो हो जाएगा, और फिर एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगा, या एनर्जी कमी नहीं रहेगी। लेकिन जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन तो जब घट रहा है तो वो तो क्या कर रहा है कि बढ़ाने का काम कर रहा है शुगर का लेवल। हम जो खाना खा रहे हैं उसमें शुगर बढ़ रहा है, तो ब्लड में जो एक्स्ट्रा शुगर हो गया, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा शुगर हो गया, वो शुगर फिर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो नहीं पा रहा, तो शुगर का लेवल बढ़ गया। ऐसी कंडीशन को डायबिटीज या ब्लड शुगर कहते हैं। अब एक्चुअली ये होता है, प्लाज्मा ग्लूकोज का टेस्ट होता है, लेकिन आमतौर पर इसको ब्लड शुगर कहा जाता है। तो ब्लड शुगर का जो वैल्यू होगा वो प्लाज्मा ग्लूकोज से ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें होल ब्लड आ जाता है। अब जो है इसमें क्या है कि अगर ब्लड शुगर का लेवल बढ़ गया है तो हमारा जो किडनी है वो भी क्या करेगा कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो किडनी होकर के जो है किडनी का फंक्शन काफ़ी बढ़ जाएगा, फिर वो धीरे धीरे उस पर किडनी में क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाएगा और किडनी भी धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। इसलिए देखेंगे कि जो डायबिटीज़ हैं, डायबिटिक हैं, हाँ, उनका अक्सर क्रिएटिनिन टेस्ट भी होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट भी, या रेनाल फंक्शन टेस्ट कहते हैं, शॉर्ट में RFT कहते हैं, वो भी कराया जाता था कि उसका किडनी डैमेज न हो। अगला है कि विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी जिसको आप कहते हैं। शाम के बाद लाइट बहुत ज्यादा नहीं रहे तो कम दिखता है। मशरूम क्या है? कवक है, ये पता है। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो केसीन पाया जाता है दूध में, और ये भी एक पिगमेंट है, और उसकी वजह से इसका रंग सफेद दिखता है। सफेद तो नहीं है, वह जो दूधिया जो व्हाइट जिसको कहते हैं, वो धवल रंग जिसको कहते हैं, वो केसीन के कारण होता है। डीएनए की जो द्विहेलिक्स संरचना को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, डीएनए की जो द्विहेलिक्स संरचना थी, वाटसन और क्रिक ने किया था। द्विहेलिक्स संरचना और डीएनए का देखेंगे, एसिटिन
एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ये चार जो होते हैं आपस में जो जुड़े रहते हैं TCG। तो ये जो है वो हेलिक्स स्ट्रक्चर सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने खोजा था। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। कभी कभी इतना इजी भी पूछ देता। क्लोरोफोर में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम, ये भी ऊपर में भी था। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पति को कहते हैं हेलोफाइट। देखिए हाइड्रोफाइट जो स्थलीय पौधा होता है, जलस्थलीय पौधा, जलीय पौधा को हाइड्रोफाइट और स्थलीय पौधा को टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। और जो पौधा नमकीन क्षेत्र में होता है यानी समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है उनको हेलोफाइट कहते हैं। पौधों का कौन सा भाग शोषण करता है? तो पत्ती सांस लेने का काम करते हैं, स्टोमेटा, ये पता है। केला और नारियल कैसे फल है? तो बीजपत्री फल। ठीक है। चिनकोना पौधे की तने की छाल से क्या प्राप्त होती है? तो कुनैन प्राप्त होता है। बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है? तो हवा, नमी एवं उपयुक्त ताप। बीज को हवा मिले, नमी मिले और उपयुक्त ताप मिले तो वो अंकुरित हो जाएगा। ठीक है। या सूरज के प्रकाश नहीं भी मिलेगा फिर भी अंकुरित हो जाएगा। आपसे उचित मिलना चाहिए। ईस्ट और मशरूम क्या होते हैं? फफूंद होते हैं, फंजाई होते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं, ये कई बार पूछे हुआ है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। फल विज्ञान के अध्ययन को पोमोलॉजी। इसका एक सबका हम अलग अलग वीडियो डाले हुए हैं। पुष्प विज्ञान के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर। सब्जी विज्ञान के अध्ययन को ओलेरीकल्चर। ध्यान रखिएगा सब कल्चर कल्चर से में जुड़ा हुआ है, आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके याद रखना है। ठीक है। फल विज्ञान के अध्ययन को पोमोलॉजी, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी, पुष्प विज्ञान के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर, सब्जी विज्ञान के अध्ययन को ओलेरीकल्चर। आंख का वह भाग जिसमें वर्णांक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है उसे आइरिस कहते हैं। ठीक है, उसी से आंख का रंग पता चलता है। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने के लिए नाइट्रोसोमोनास जीवाणु होते हैं। नाइट्रोसोमोनास भी कई बार एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। जीनोम चित्रण का संबंध किस चित्रण से? जीन्स चित्रण को जीनोम चित्रण कहते हैं। बारूदी सुरंगों का पता पतंगा लगाता है। इजोला, नील हरित शैवाल एवं अल्फा अल्फा किस रूप में प्रयोग होते हैं? तो जैव उर्वरक में इनका प्रयोग होता है। ग्रीन ब्लू ग्रीन अलगी है इजोला और अल्फा अल्फा, इसका उपयोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है। कौन एक आंख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है? तो गिरगिट एक ऐसा प्राणी है। जैसा हम लोग, ऐसा है कि एक आंख से आगे एक आंख से देख सके एक समय में, ऐसा नहीं। पीछे देखेंगे तो दोनों आंख से पीछे देखेंगे, आंखें देखेंगे तो दोनों आंख से आंखें देखेंगे, आगे देखेंगे। गिरगिट एक ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है तो एक ही समय में एक आंख से आगे देखेगा, एक आंख से पीछे देखेगा। कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होते हैं उसे कहते हैं पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री। है ना। वित्त अवस्था के अध्ययन को जेरोंटोलॉजी कहते हैं। जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को जनांकिकी कहते हैं। ठीक है, जनांकिकी बहुत इधर करंट में भी आया है। एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। हरे पौधों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है, ये हम हार्मोन चैप्टर में डाले हुए हैं। वृक्ष की आयु का वर्षों में निर्धारण, ठीक है, किसके आधार पर किया जाता है? तो उसमें उपस्थित वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर। समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क का केंद्र कौन है? हाइपोथैलेमस। तंत्रिका तंत्र पे एक और वीडियो में आ जाएगा, उसको गौर करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस वहां पहुंच जाएंगे। है ना। पसीना वगैरह जो आपका आता है उसमें भी हाइपोथैलेमस की भूमिका होती है। हमारी जीभ पर स्वाद जो कलिकाएं हैं खट्टे का ज्ञान कराती है।
जीव के किस भाग में पाया जाता है? पार्श्व भाग में। देखिए जीव के 3 पार्ट होते हैं, सबसे 3 पार्ट में आप बांट लीजिए। सबसे जो अगला भाग है वो नमकीन भाग का स्वाद कराता है। देखिए अगर नमक चाटने के लिए कहेगा तो आगे जीभ निकाल के चाटते रहिए, तो जीभ का जो अगला भाग है वो नमकीन का बोध कराता है। अब पिछला भाग है वो मीठा का बोध कराता है। अब चाय पीते हैं तो क्या कहते हैं? जीभ बीच पर चाय को रखते हैं। रसगुल्ला खाना होगा तो बीच जीभ पर रसगुल्ला को रखिएगा। खट्टा के लिए एकदम जीभ को पीछे ले जा करके चाटते हैं, है ना। जीभ के खट्टे का ज्ञान पिछला भाग कराते हैं। मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करने वाली फसल मटर की फसल है। मस्तिष्क का जो भाग बुद्धि का भाग कहलाता है, हाँ, वह भाषा में कहलाती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा। तो सेरिब्रम जो है ये मेन बुद्धि का भाग। नदियों में जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो पानी में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, बीओडी से। शिशु का व्यक्तित्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। डीएनए से पता चलता है कि इसके पिता कौन है। घोंसला बनाने वाला सांप किंग कोबरा है, ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रिज ने दिया था। इसने डी ब्रिज ने। मनुष्य में अवशेषी अंग कर्ण पल्लव पेशिया, कर्ण पल्लव पेशिया। प्याज की खेती पौध प्रतिरोपण करके की जाती है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को। इफेडिवन औषधि का प्रयोग अस्थमा रोग में होता है। इफेडिवन औषधि का प्रयोग अस्थमा में होता है। ठीक है, दम्मा जिसको आप हिंदी में कहते हैं। चावल की फसल के लिए कौन अच्छे जैव उर्वरक का काम करता है? तो नील हरित शैवाल चावल की फसल के लिए अच्छा बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। कौन सा कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशी चलन में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो रेशम का कीड़ा, है ना, रेशम के धागे उससे बनते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेस्टस को जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण ग्लूकोज का अवचय। ठीक है, और ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल बनता है, इसके कारण थकान होता है। ये अवायवीय श्वसन का प्रक्रम है। और फिर जब ऑक्सीजन मिल जाती है और या फिर दवा दिया जाए तो लैक्टिक अम्ल फिर वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू चला जाता है कोशिकाओं में, और वो माइटोकॉन्ड्रिया सब पुनः विखंडन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, H2O निकलता है, एनर्जी निकलती है, तो पुनः जो है वो उससे दर्द खत्म हो जाता है। एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने दांत पाए जाते हैं? 16 दांत। 16 16 32 हो गया। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टाइग्रिना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिकिया। ठीक है, मक्खी का वैज्ञानिक नाम म्यूकोसा डोमेस्टिका। आम का मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। और धान का ओराइजा सटाइवा। मटर का पीसम सैटिवम। ठीक है, चना का सीसर एस्टिवम। सरसों का ब्रैसिका कॉम्पेस्ट्रिस। यही इसी में से पूछे भी कोई चल जाएंगे, अगर वैज्ञानिक नाम पूछेगा इसी में से पूछ लेते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करवा दें। मानव का होमोसेपियंस, मेढक का राना टाइग्रिना, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का कैनिस फैमिलियरियस, गाय का बॉस इंडिकस, मक्खी का मस्का डोमेस्टिका, आम का मैंगीफेरा इंडिका, और धान का ओराइजा सटाइवा, गेहूं का ट्राइटिकम एस्टिवम, मटर का पीसम सैटिवम, चना का सीसर एस्टिवम, और सरसों का ब्रैसिका कॉम्पेस्ट्रिस। यहाँ आप देख रहे हैं कि दो नाम साथ है। दो नाम इसलिए होता है कि एक जीनस होता है, एक स्पीसीज होता है। ठीक है, ये थे जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे अक्सर एग्जाम्स में पूछे